तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे की ये प्रेस वार्ता, जहां 20 नवंबर को होगा चुनाव और 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो 22 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 28 अक्टूबर तक चलेगी। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का घोषणा जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आज किया गया है। इसी घोषणा के साथ में केदारनाथ विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत जनपद रुद्रप्रयाग में आचार संहिता प्रभावी हो गया है। साथ में जो चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी किया जाएगा। उसके उपरांत जो है जनपद में 29 अक्टूबर तक नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। 30 अक्टूबर को स्क्रूटिनी का दिवस तय किया गया है। 4 नवंबर को मतदान नामांकन वापसी का तिथि के लिए अंतिम दिवस होगा। मतदान का जो तिथि तय हुआ है 20 नवंबर मतदान की तिथि तय हुई है और 23 नवंबर को मतगणना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, केदारनाथ सीट पर उपचुनाव और इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से राजनीतिक दल जो हैं तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का, उसका ऐलान जो है वो आज हो चुका है। 20 नवंबर को जिस तरीके से केदारनाथ उपचुनाव होने हैं और 23 को जिस तरीके से नवंबर को मतगणना होनी है, आज अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जिस तरीके से जानकारी दी कि आज से आदर्श आचार संहिता जो है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो है वो पूरी तरीके से लागू हो चुकी है और 12 अक्टूबर से नामांकन के 22 अक्टूबर से जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और 29 अक्टूबर तक जो है नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 30 अक्टूबर को आज इस तरीके से स्क्रूटनी होगी और 4 नवंबर को नाम वापसी का दिन जो है वो रखा गया है। लेकिन वहीं राजनीतिक दलों की तैयारियों की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है, क्योंकि दोनों के लिए जो है जिस तरीके से एक साख का सवाल जो है वो बना हुआ है। एक और भाजपा जिस तरीके से उनकी जो सीट थी सेला रानी रावत जो विधायक थी वहां पर, उनका जिस तरीके से वहां पर निधन हुआ उसके बाद से ये सीट खाली चल रही है, तो भाजपा चाहती है कि ये सीट उनके पास बरकरार रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चाहती है कि एक सीट उन पे और इजाफा जो है कांग्रेस में जो है एक सीट और इजाफा विधानसभा सीटों में हो, उसको लेकर कांग्रेस जो है पूरी पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से 2 उपचुनाव जिस तरीके से जीती तो एक संजीवनी का काम जो है वो जरूर कांग्रेस के लिए हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली तो उससे उनका मनोबल जो है वो फिर से जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन वहां की अगर सिनारियों की बात की जाए, समीकरण की अगर बात की जाए, तो कई नेताओं ने जिस तरीके से दावेदारी की है। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा से जिस तरीके से जो सेला रानी रावत जो कि जिनका निधन हुआ था विधायक, उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत जो है उन्होंने दावेदारी की है। माना यह जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि भाजपा सिंपैथी वोट के चलते जो है ऐश्वर्या रावत पर जो है दांव खेल सकती है, क्योंकि हर एक उपचुनाव में ये देखा गया है कि परिवार के सदस्यों को जो है ज्यादातर टिकट जो है भाजपा की ओर से दिया गया है और जीत भी दर्ज की गई है। तो इससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी के चलते जो है ऐश्वर्या रावत को जो है वो टिकट जो है वो दिया जा सकता है। दूसरी ओर अगर सिनारियो अगर केदारनाथ का बदला तो उसके बाद आशा नोटियाल जो कि वहां पर कई महीनों से कई सालों से वहां पर सक्रिय है, लगातार चुनाव में जिस तरीके से उनकी भागीदारी रहती है और महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आशा नोटियाल को भी वहां पर जो है भाजपा टिकट दे सकती है। वो भी अपनी दावेदारी जो है वो कर रहे हैं। तीसरे जो प्रत्याशी के तौर पर अगर दावेदारी की अगर भाजपा की ओर से की जाए तो कर्नल अजय कोठियाल जो कि आम आदमी पार्टी से सीएम के चेहरा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होकर जिस तरीके से अब वह जो है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो है वो दावेदारी कर रहे हैं, लगातार वह भी जो है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो है वो सक्रिय दिख रहे हैं और केदारनाथ पुनर्निर्माण में उनकी जो जिस तरीके की सक्रिय भूमिका जिस तरीके से रही तो उससे ये साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि वह भी अपनी दावेदारी जो है वो वहां पर पेश कर रहे हैं। चौथे कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो कुलदीप रावत हैं, जो कि निर्दलीय तौर पर जिन्होंने जो है 2022 में
ताल ठोका था जी। और काफी अच्छे वोट जो है निर्दलीय तौर पर उन्होंने जो है वहां पर बटोरे थे। लेकिन आज जिस तरीके से वो भाजपा में शामिल हुए हैं तो उन्होंने भी दावेदारी जो है वो पेश की है कि वह भी जो है वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़े कठिन ये बना हुआ है कि किसको जो है वो टिकट दिया जाए। सभी कद्दावर नेता हैं, किसके टिकट जो है वो काटा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल भाजपा में बना हुआ है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में जिस तरीके से कद्दावर नेता और गढ़वाल द शेर कहा जाने वाले हरक सिंह रावत जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं, भाजपा से कांग्रेस में फिर से शामिल हुए और जिस तरीके से एक वहां पर जो है धड़े में जो है कांग्रेस बटी हुई है। एक धड़ा जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का है करण माहरा का, वो चाहती है कि हरक सिंह रावत को जो है वो टिकट दिया जाए। उसको लेकर पूरा सिनारियो जो है वो बनाया जा रहा है, पूरी दावेदारी जो है वो पेश की जा रही है, उनको जो है अलग से पेश किया जा रहा है केदारनाथ को लेकर। दूसरा जो मनोज रावत हैं कि पूर्व विधायक हैं केदारनाथ के, वो उनको एक धड़ा चाहता है कि मनोज रावत को जो है टिकट दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में धड़ेबाजी जिस तरीके से देखा गया, अंतुरीनी कला हर चुनाव में जो है वो हावी रहा है। तो इस तरीके से सिनारियो जो है वो बन रहा है। अपनी तरफ लेकिन से ये देखना समीकरण होगा कि साधने जो का प्रगति प्रयास जिस हो रहा है, तरीके से कौन कितना सफल होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।